काल में ही खंडगिरी गुफा, उदयगिरी गुफा, जो आपको कलिंग का शासक खारवेल के द्वारा जिसका निर्माण किया जा रहा है, इन गुफाओं को निर्माण करके शासक अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोगों को वे आपको प्रदान किया करते थे। जैसे आप देखें तो अशोक ने इन गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के लिए किया, तो वहीं अशोक के पौत्र दशरथ ने इसका निर्माण आजीवक संप्रदाय के लिए किया। वहीं आप देखें तो खारवेल का शासक जो कलिंग का शासक था, कलिंग का शासक खारवेल, उसने इन गुफाओं का निर्माण करके जैन भिक्षुओं को प्रदान किया। तो इस प्रकार से यह भी स्थापत्य कला का ही उदाहरण है। नेक्स्ट उसी प्रकार आप देखें तो स्तूप कला। स्तूप कला सही मायने में देखा जाए तो यह अशोक के शासनकाल में बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया जाता है और कहा जाता है कि अशोक के द्वारा तकरीबन 84,000 स्तूप का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से इस निर्माण की प्रक्रिया जो है वह आगे के शासकों के समय में भी हमें देखने को मिली है। तो यहाँ आप देखें तो ऐसा नहीं है कि स्तूप निर्माण की जो परंपरा है यह अशोक के द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है, बल्कि इसके पहले से यह प्रक्रिया चली आ रही थी, क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद ही आप देखें तो 483 ईस्वी में बुद्ध की मृत्यु होती है, 483 ईस्वी पूर्व बीसी में, और उसके बाद बुद्ध का प्रतीकात्मक पूजा स्तूपों के माध्यम से ही किया जा रहा है। नेक्स्ट उसी प्रकार आप देखें तो चैत्य, यह भी स्थापत्य कला का ही उदाहरण है, चैत्य कला। और चैत्य आप देखें तो एक प्रकार का चैत्य जो है, यह आपको प्रश्न भी पूछा गया था कि चैत्य क्या है, तो यह पूजा गृह के नाम से जाना जाता है। वहीं आप देखें तो चैत्य के आसपास ही विहार का निर्माण किया जाता था, जो एक प्रकार से भिक्षुओं का यह आपको निवास स्थल हुआ करता था। तो इस प्रकार से स्थापत्य के क्षेत्र में यदि देखा जाए तो मौर्य काल में ये जो स्थापत्य हैं, ये सारे आपको किस प्रकार के स्थापत्य हैं, तो ये सारे आप देखें तो यह धार्मिक स्थापत्य के उदाहरण है, धार्मिक स्थापत्य। और यह सारे धार्मिक स्थापत्य के ही उदाहरण है, चाहे वह स्तंभ कला हो, चाहे वह गुफा कला हो, चाहे वह स्तूप कला हो, चाहे आपको चैत्य कला हो या विहार कला हो, यह सारी स्थापत्य कला के ही उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो धार्मिक स्थापत्य और एक तरफ धर्मनिरपेक्ष स्थापत्य, तो जो भी अब महल बनाए जा रहे हैं उसका तो हम लोग चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग शासकों ने महलों का निर्माण किया, आवासीय संरचना का निर्माण किया, लेकिन वह इसलिए भी नहीं क्योंकि आपके परीक्षा से संबंधित वो सारी चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ हम उन्हीं सिर्फ चीजों का चर्चा करें जो आपके परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण है। ऐसे आप अगर मेंस के एग्जाम में लिखते हैं तो मौर्यकालीन स्थापत्य कला में आप पहले बतलाएंगे कि मौर्य शासनकाल में स्थापत्य निर्माण की प्रक्रिया हमें दो रूपों में दिखाई दे रही है, एक तो आवासीय संरचना के रूप में और दूसरा धार्मिक स्थापत्य के रूप में। आवासीय संरचना को आप 20 से 25 वर्ड में बतलाएंगे और उसके बाद धार्मिक स्थापत्य को एक एक करके बतलाते चले जाएंगे। अब यहाँ पे प्रश्न के डायमेंशन बहुत सारे हो सकते हैं, स्तंभ कला पे भी आपसे पूछा जा सकता है, गुफा कला पे भी आपसे पूछा जा सकता है, स्तूप कला से भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वहीं चैत्य विहार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जैसा प्रश्न का डिमांड हो, जैसा आपसे प्रश्न पूछा जा रहा हो, आप उसके उत्तर को उसी के अनुरूप आप लिखने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन उसके लिए आपकी बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। तो यहाँ हम लोग आगे बढ़े तो अब यहाँ पे देखें मौर्यकालीन स्थापत्य कला, तो पहले हमने बतलाया था कि मौर्यकालीन स्थापत्य कला की कुछ अपनी विशेषताएं थी, जो इसके पहले के हमने उसमें वीडियो में लेक्चर में हमने इस पर चर्चा भी किया था कि क्या उसकी विशेषताएं हैं मौर्यकालीन स्थापत्य कला की। उसी प्रकार मौर्य काल में कला का विकास हमें किस रूपों में दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। तो यहाँ अगर बात की जाए तो मौर्य काल में आप देखें तो पुरातन कालीन जो प्राचीन कला की जो परंपरा जो चली आ रही थी, वह परंपरा आपको मौर्य काल तक आते आते समाप्त हो जाती है और कला की एक नई परंपरा की शुरुआत होती है, जो हमें स्थापत्य निर्माण के क्षेत्र में ईंटों से निर्मित स्थापत्य के रूप में या पत्थरों से निर्मित स्थापत्य के रूप में हम देख सकते हैं। यानी पहले से जो स्थापत्य निर्माण की जो प्रक्रिया थी, वह प्रक्रिया आपको काष्ठ निर्मित स्थापत्य के रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो काष्ठ कला की मौर्य काल तक आते आते समाप्ति होती है और कला में एक नए क्षेत्र का आपको प्रयोग हो रहा है। वहीं आप देखें तो मिट्टी का प्रयोग जो था, जो पुरातन कालीन स्थापत्य, जो बांस निर्मित मकान, जो आपको मिट्टी निर्मित मकान, जो आपको लकड़ी निर्मित मकान, तो ये सारी परंपराएं अब समाप्त हो रही है और नई परंपरा की शुरुआत हो रही है, जो हम मौर्य काल में कला के स्थापत्य कला के संदर्भ में देख सकते हैं। उसी प्रकार कला मौर्य काल में आप देखें तो कला पहले से चली आ रही कला की अपनी विकसित अवस्था को दर्शाता है। यानी कला में व्यापकता भी है, कला में विशालता भी है, कला में सर्वोच्चता भी है, और यह व्यापकता हमें विकसित अवस्था सभ्य गुणवत्ता के संदर्भ में हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, कला जो है वह काफी सभ्य और काफी अलंकृत आपको कला बन रहा है। कला में विशालता भी है, कला में अलंकरण भी है, और साथ ही साथ कला में आप देखें तो प्रकृति चित्रण भी है। चाहे आप अशोक के स्तंभ को देख लें, या फिर आपको चैत्य को आप देख लें, या फिर आप गुफा को देख लें, या आप स्तूप निर्माण के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। इस पर हमने चर्चा किया था। नेक्स्ट आप देखें तो ऐसा नहीं है, कुछ इसकी अपनी सीमाएं भी रही थी, जैसे हमने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि धार्मिक दृष्टिकोण के संदर्भ में आपको सीमाओं को बतलाना है, दरबारी कला का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इस संदर्भ में आपको बतलाना है, क्योंकि शासक वर्ग ही स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं और इसलिए वहां पे कला हमें दरबारी कला के रूप में नजर आता है। वहीं लोक चेतना का अभाव है कला में, अभी कला जो है वह धार्मिक कला के रूप में दिखाई दे रहा है, धर्मनिरपेक्ष कला के रूप में मानवतावाद को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। अभी सिर्फ सोच जो है वह धर्म के संदर्भ में ही है, धर्म के इतर नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे इसका चर्चा किया था, जिसमें हमने बताया था मौर्यकालीन स्थापत्य कला के संदर्भ में जो हम लोग देखें तो स्तंभ स्थापत्य कला, और स्तंभ स्थापत्य कला में भी हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार से स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है, जो अशोक के स्तंभ में हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे आज बताने का मेन मकसद यह है कि यहाँ आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो दो संदर्भों में, क्योंकि यह कहीं ना कहीं यह आरोप लगाया जाता है या यह कहा जाता है
इतिहासकारों का यह मत है कि अशोककालीन स्थापत्य जो है या अशोककालीन जो आप स्तंभ स्थापत्य कला जो देखते हैं उस पर कहीं ना कहीं विदेशी प्रभाव दिखाई देता है। तो क्या समानता है और क्या असमानता है, आज हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अशोक के स्तंभ की बात की जाए तो अशोक के स्तंभ को आप देखें तो यह स्तंभ सीधा जमीन पे आपको खड़ी हुई दिखाई देती है, जमीन पे ही इसको आपको स्थापित किया गया है। इसके नीचे किसी प्रकार के आपको पिलर या प्लिंथ चबूतरे का निर्माण नहीं किया जा रहा है। स्तंभ आप देखें जो अशोक का स्तंभ है वह नीचे से ऊपर की ओर संकीर्ण होता चला जा रहा है, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यह जो स्तंभ है वह नीचे से ऊपर की ओर आपको क्रमशः पतला होता चला जाता है। उसके ऊपर आप देखें तो स्तंभ के ऊपर जो शीर्ष भाग है उस पर आपको उल्टे कमल की आकृति का आपको एक यहाँ पे बना हुआ है, जिसे आपको परसोपोलिसन बेल के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, उसके ऊपर आप देखें तो इसे उल्टे कमल जो अधोमुख कमल के नाम से जाना जाता है, इस अधोमुख कमल के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे अगर अधोमुख कमल जो इसे परसोपोलिसन बेल जो कहा जा रहा है यह है अधोमुख। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, लेकिन थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि आप सबों की हो सकता है कि फिर आपको लगे कि मैं पीछे का देखूं उसके बाद इसे समझूं, तो थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में इस पर चर्चा कर रहा हूं। तो यह आपको अधोमुख कमल जो हम लोग इसको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप देखें तो यह जो अधोमुख कमल है जो उल्टे घंटे की आकृति का है, उल्टे कमल की आकृति का है, इसके ऊपर आप देखें तो यह चौकी बना हुआ है जिसे एबेस्कस कहा जा रहा है, चौकी। इसके ऊपर आप देखें तो यहाँ पे आपको चित्र बने हुए हैं, कोई ना कोई आपको यानी आप कह सकते हैं कि आकृति यहाँ पे बनी हुई है। वह आकृति पशुओं की है, मानव की आकृति नहीं है, ध्यान रखेंगे। यह मानव आकृति जो है स्तंभ के ऊपर वह दिखाई देगा आपको, वह ईरानी स्तंभ में, पर्शियन आर्किटेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ आप देखें तो यह आपको आकृति जो है वह आकृति अलग अलग स्तंभ के ऊपर अलग अलग पशु आकृति, जैसे बसाड़ स्तंभ, सिंह, शंकिसा स्तंभ, हाथी, रामपुरवा, वृषभ, नटुआ बैल जिसे कहा जा रहा है, लोरिया नंदनगढ़, सिंह, सारनाथ और सांची, चार सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखें तो स्तंभ के ऊपर अलग अलग पशु की आकृति बनी हुई है। उसके बाद आप देखें तो सारनाथ के अगर स्तंभ को आप देखें जो महत्वपूर्ण है सबसे ज्यादा, और इसे बहुत सारे आप देखें तो इसको आप वर्तमान संदर्भ में जोड़कर अलग तरीके से इसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हमने बताया था पिछले लेक्चर में, उस पर हमने पूरा चर्चा भी किया था। तो यहाँ आप देखें तो सारनाथ का जो अशोक स्तंभ है, क्योंकि यही हमारा भारत का राजकीय चिन्ह भी है, और यह आपको इस पे आप देखें तो इसे पशु की आकृति के ऊपर यानी चार बाघ जो हैं, यह चार सिंह जो हैं, इन चार सिंह के ऊपर आप देख रहे हैं तो अशोक जो चक्र है, जो धर्म चक्र है, उसे स्थापित किया गया है। तो इस प्रकार से यह हमें आपको मौर्यकालीन अशोककालीन यानी स्तंभ स्थापत्य कला के संदर्भ में ये चीजें हमें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट अब अगर बात की जाए तो मैंने यहाँ पे बताया कि थोड़े से तुलनात्मक भी हमें देखना है। यह आप देखें तो यह आपको पार्शियन आर्किटेक्चर है जिसे पारसी स्थापत्य कला। यहाँ आप देखें तो यह भी स्तंभ है, ठीक है, इसके ऊपर आपको आकृति बनी हुई है, लेकिन सामान्य तौर पर जो हखामनी वंश के शासक के द्वारा जो आपको स्तंभ जो निर्मित किए गए थे उन स्तंभों के ऊपर पशुओं की आकृतियां नहीं थी। यदि आकृति के रूप में कुछ प्राप्त भी हुए हैं तो वह मानव आकृति प्राप्त हुए हैं। उसके साथ ही साथ आप देखें तो यह स्तंभ सुडौल नहीं है बल्कि धारीदार है, यह खुरदरा है, और वह आपको अलग अलग पत्थरों का यहाँ पे जड़ावट किया गया है। लेकिन अशोककालीन स्थापत्य क्या है, वह आपको एकास्मक है, एक ही पत्थर से निर्मित है, और वह पत्थर चुनार का बलुआ पत्थर है। तो इस प्रकार से यह हम लोग देख पा रहे हैं जो ईरानी स्थापत्य में। अब यहाँ पे आप देखें तो जो ईरानी जो पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन जो स्थापत्य है, आप देखें कि यह स्थापत्य बिल्कुल खुरदरा और यह धारीदार है इधर में, और बिल्कुल जहां पे अशोक का स्तंभ है वह सुडौल है तो यह धारीदार है। जहां अशोक स्तंभ आप देखें तो नीचे से ऊपर की ओर संकीर्ण होता चला जा रहा है, यह आपको बस एक ही साइज का है, चाहे ऊपर का पार्ट हो या नीचे का पार्ट हो। इसका जो स्थापित भी जो किया जा रहा है तो अभी आप देखें तो ऊंचे चबूतरों के ऊपर इसको स्थापित किया जा रहा है, जो हमें मौर्यकालीन स्तंभ कला के अंतर्गत वो चीजें दिखाई नहीं देती हैं। साथ ही साथ आप देखें तो इसके ऊपर किसी प्रकार की आकृतियां नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो यह आप देखें तो यह पर्शियन आर्किटेक्चर और अशोककालीन स्थापत्य कला में बहुत सारी भिन्नताएं भी हैं। अब यहाँ पे क्या क्या भिन्नताएं हैं, तो अशोक स्तंभ एवं ईरानी स्तंभ के मध्य क्या अंतर है। सबसे पहले आप देखें तो हमने जो चर्चा किया था वही पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, जिसे आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। यहाँ आप देखें अशोक स्तंभ, तो अशोक स्तंभ में हमने चर्चा किया कि यह स्तंभ क्या है, तो यह एकास्मक है, यानी एक ही पत्थर को तराशकर अशोक के स्तंभ को बनाया गया है, जो ईरानी स्तंभ में हमें नहीं दिखाई देता। दूसरा अंतर, अशोक स्तंभ स्वतंत्र जगहों पर लगाए गए हैं। अगर ईरानी स्तंभ की बात की जाए तो वह आपको किले के अंदर ही उसे स्थापित किया गया है, जो आप फिगर में भी देख पाए होंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो अशोक के स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृतियां हैं। अगर ईरानी स्तंभ की बात की जाए तो यहाँ पे शीर्ष पे कोई आकृति नहीं हमें दिखाई दी, और यदि आकृति है भी तो मानव आकृति को स्थापित किया गया है। उसी प्रकार अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते चले गए हैं, लेकिन ईरानी स्तंभ जो है वह एक ही साइज के निर्मित है। उसी प्रकार आप देखें तो अशोक के स्तंभ बिना चौकी या आधार के भूमि पर टिकाया गया है, लेकिन ईरानी स्तंभ को आप देखें तो उसे आधार देकर उसे टिकाया गया है, उसका स्थापित किया गया है। उसी प्रकार अशोक स्तंभ के शीर्ष पर लगी मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी पशु ऐसे ही थोप दिया गया हो, जबरन आपको लगा दिया गया हो। जैसे आप सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में चार सिंह, यह शक्ति का प्रतीक। सिंह के ऊपर आप देखें तो चक्र, जो आपको बतला रहा है कि शक्ति के ऊपर धर्म की विजय स्थापित हो रही है, सबका प्रतीकात्मक है, हमने बताया था। वहीं आप देखें तो चार अलग अलग पशु, चाहे वह वृषभ हो, चाहे वह
आपका हाथी हो या फिर आपका सिंह हो, तो इन सब का प्रतीकात्मक अर्थ भी है। सब यानी हमारी कला की जो विशेषता है, यह तो ऐसे भी हमारी भारतीय कला की विशेषता है कि हमारी कला की विशेषता प्रतीकात्मकता को समाहित किए हुए है। यानी आप देखें तो प्रतीकों के माध्यम से भी हम अपनी भावनाओं विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और सब कहीं ना कहीं संबंधित हैं। जैसे अश्व, अब अश्व है तो अश्व का मतलब तो वह बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक, अगर हिंदू धर्म से जोड़े तो वह सूर्यदेव का प्रतीक। उसी प्रकार गज, वह आपको बुद्ध के गर्भावस्था का प्रतीक, हिंदू धर्म से जोड़े तो वह आपको इंद्र का प्रतीक। उसी प्रकार वृषभ आप देखें तो वृषभ जो है वह बुद्ध की राशि, यहां आप देखें तो वृषभ जो है वह शिव से संबंधित। सिंह स्वयं को आपको बुद्ध शक्तिशाली, स्वयं को शक्ति मानते हैं, अशोक भी मानता है। तो वहीं सिंह को आप देखें तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में आपको सिंह जो है वह दुर्गा का प्रतीक। तो प्रतीकात्मक है, यानी हमारी जो कला की जो विशेषता है प्रतीकों के माध्यम से अभिव्यक्त करने की, तो यहाँ पे प्रतीकात्मक अर्थ है। आपको वहां पे कोई प्रतीक नहीं प्राप्त हो रहा है और उसकी कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है। जो मन हुआ अगर बना भी दिया गया तो ऐसे ही बना दिया गया। नेक्स्ट आप देखें तो अशोक स्तंभ सपाट है, सुडौल है, और वही अगर ईरानी स्तंभ की बात की जाए तो वह आपको खुरदरा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे अंतर भी हैं। अब ईरानी स्तंभ की बात करें तो ईरानी स्तंभों का कोई मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर, कई मंडलाकार टुकड़ों से जोड़कर बनाया गया है। अशोक स्तंभ आपको टुकड़ों से जोड़कर नहीं बनाया गया है, वह बिल्कुल सुडौल है। वहीं आप देखें तो ईरानी स्तंभ शासकीय भवनों में लगाए गए हैं, जबकि अशोक के स्तंभ को देखें तो वह स्वतंत्र स्थानों पर निर्मित किए गए हैं। वहीं आप देखें तो ईरानी स्तंभ पर मानव आकृतियां हैं, वहां पे पशु आकृति है। ईरानी स्तंभों की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक जैसी है, अशोक के स्तंभ की चौड़ाई जो है वह नीचे से ऊपर की ओर एक जैसी नहीं है, बल्कि शीर्ष की ओर वह क्रमशः पतला होता चला गया है। ईरानी स्तंभों को चौकी पर टिकाया गया है, यहां आप देखें तो अशोक के स्तंभ को चौकी पर नहीं टिकाया गया, जमीन में ही उसे गड़ा गया है। ईरानी स्तंभ के शीर्ष में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है, जबकि हमारे अशोक के स्तंभ में प्रतीकात्मकता है और जिसकी समुचित व्याख्या भारतीय संदर्भ में की जा सकती है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में आपको सारनाथ के स्तंभ के संदर्भ में चर्चा किया था। उसी प्रकार ईरानी स्तंभ गड़ारीदार है तो अशोक का स्तंभ पूरी तरीके से सपाट है। तो इस प्रकार से यहां पे आप देखें तो स्तंभ कला के अंतर्गत भी जो विशेषताएं हैं, आप इस पे यह नहीं कह सकते कि अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ बिल्कुल समान थे। हाँ, यह जरूर है कि इसने प्रेरणा तो ग्रहण किया, लेकिन उसके बावजूद भी यह भारतीय संदर्भ में निर्मित की गई स्थापत्य है। तो यहां हम लोगों ने अशोक के स्तंभ और ईरानी स्तंभ के संदर्भ में अंतर को देखा। अब आते हैं स्तूप कला के संदर्भ में। स्तूप जैसा कि आप जानते हैं कि यह बौद्ध धर्म में एक बुद्ध की पूजा का, प्रतीकात्मक पूजा का संकेत है। अब ऐसा नहीं है कि स्तूप निर्माण की जो परंपरा है वह कोई बुद्ध काल से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि यह परंपरा जनजातीय समाज में प्राचीन काल से ही चली आ रही थी और इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऐसे भी आप देखें तो स्तूप जो है वह एक प्रकार से चीता से संबंधित है और टीला जिसे कह सकते हैं, तो वह स्तूप उसी प्रकार का बनता भी था जो टीलानुमा हुआ करता था या अर्ध गुंबदाकार हुआ करता था। तो इस प्रकार से आप देखें तो जब हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जब अंतिम संस्कार होता है तो अंतिम संस्कार के बाद आपको जो मृतक की जो अस्थियां हैं उस अस्थियों को एक जगह निर्मित करके उसे टीलानुमा संरचना दिया जाता है, जो स्तूप के आकार का ही दिखाई देता है, छोटा सा होता है, तो उसे एक जगह अस्थि को निर्मित करके उसे टीलानुमा बनाया जाता है। तो स्तूप जो है वह हमारे हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से भी